अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को विज़िट कीजिए, नावल्स देखिए, प्लेलिस्ट देखिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और वो लोग जो इस नावल को रीड कर रहे थे उनसे मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं इसे ऑडियो में ही अपलोड करूँगी। रीडिंग के लिए आप इसे सर्च कर सकते हैं, ये यूट्यूब पर पहले से अपलोडेड है, ऑडियो में नहीं है, रीडिंग में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से आगे कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसे जो है रीडिंग में शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो जनाब चलते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। कहानी का नाम है बिसाते दिल। मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज़। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 5। बोलो मेरे अज़ीज़ दोस्त, मैं कुछ सोच रहा हूँ, बाज़िल ने पुरसोच अंदाज में कहा था। अल्लाह की शान है, अब वो भी सोचा करेंगे जिन्हें सोच के हिज्जे भी नहीं आते। यार, डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट मी। याद नहीं, मैंने प्रेप क्लास में एक ना आधा पूरे 2 साल लगाए थे। मिस सुल्ताना का मौला बख्श और उनके सिखाए हुए हिज्जे आज भी याद हैं। कहो तो सुनाऊं? नहीं नहीं, तैमूर जल्दी से बोला, मुबादा वो सचमुच शुरू हो जाए। मैं बेचारा कम इल्म और कम फहम सा इंसान हूँ, तुम्हारी काबिलियत का बोझ कहाँ सहार पाऊँगा। उसने खूब जी जान से मसनूई आजिज़ी और इनकसारी का इजहार किया था। तुम यूँ करो बाज़िल, जो सोच रहे हो वो इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दो। मैं जो बात सोच रहा हूँ वो इंतहाई अहम है, और अहम बातें मुख्तसर अल्फाज में नहीं हुआ करती। उसने इल्मियत छाड़ी। इजहार मोहब्बत से ज़्यादा अहम बात और क्या हो सकती है, और वो तो 3 अल्फाज में हो जाती है। तैमूर बड़ी शद्दोमत से बोला। बाज़िल ने उसे यूँ घूरा जैसे उसकी कम इल्मी पर खफा हो। और ये 3 अल्फाज बोलना किस कदर मुश्किल काम है, कुछ पता भी है? कोई मुझसे पूछे, दिन में 4 बार इस मुश्किल बल्कि कठिन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, और मैं ही जानता हूँ मेरी क्या कैफियत होती है। दिल कानों में धड़क रहा होता है, हाथ पसीने से भीग रहे होते हैं, टांगें लर्ज रही होती हैं। आफरीन है तुम पर, मरने के करीब होते हो फिर भी 4 बार इजहार करते हो, कमाल है। ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी बात हौसले की है, वो हौसला जो मुझ जैसे जांबाज़ों में होता है, वरना तुम तो अब तक एक इकलौती से भी इजहार मोहब्बत ना कर सके, हालांकि लड़की भी घर में ही मौजूद है। तैमूर ने बिल्कुल बेसाख्ता बाज़िल को एक ठोकर रसीद की थी और बौखलाकर कमरे में मौजूद जुमला अहबाब पर नज़र डाली थी, लेकिन शुक्र है कोई भी उनकी जानिब मतवज्जा ना था। लड़कियों की ज़ुबानें मुसलसल चल रही थीं, जबकि आदिल संडे मैगज़ीन में कोई दिलचस्प फीचर देख रहा था। तैमूर ने खा जाने वाली नज़रों से बाज़िल को घूरा। तुम सुधर नहीं सकते? मैं तो कभी ना कभी सुधर ही जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम तो कभी भी नहीं सुधर सकते। बाज़िल ने जी जान से उसकी हालत पर अफसोस किया था। एक लड़की को ये नहीं कह सकते कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जब ये नहीं कह सकते तो तुम्हें समझ लेना चाहिए तैमूर कि तुम ज़िंदगी में कोई और काबिल कदर काम भी नहीं कर सकते। और रहने दे यारा, तैमूर ने मक्खी उड़ाई थी। हर बात का एक वक्त होता है, जब वक्त आता है तो सब कुछ हो जाता है, मोहब्बत भी, इजहार मोहब्बत भी। उसने उड़ती पड़ती सी नज़र शफक पर डाली, बेचारी आजकल बिल्कुल माजूर हुई बैठी थी। फिर एकदम याद आने पर बोला, तुम्हारी वो बात जो सोच रहे थे। अरे खूब याद दिलाया, बाज़िल ने अपने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें पता है बहुत अहम बात है, मुझे तो सिर्फ इतना पता मिला है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और बाज़िल की गर्ल्स कॉलेज तक। वैसे बाज़िल, लाहौर में छोटे बड़े 50 कॉलेज तो होंगे, इस हिसाब से तुम दिन भर में कई मील दौड़ लेते होगे। वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था, मगर आंखों में भरी शरारत ने बाज़िल को अंदर तक जलाकर खाक कर दिया था। वो तड़क कर बोला, तुम में ये बड़ी खामी है, हर बात यूं ही हंसी में उड़ा देते हो। अल्लाह ने एक दोस्त दिया, वो भी इंतहाई निकम्मा, मजाल है जो कोई बात संजीदगी से सुन ले। तैमूर ने बिला तकल्लुफ़ कहकहा लगाया था। ओ भाई, अल्लाह से काहे का शिकवा, वो मुहावरा नहीं सुना, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। असल बात यह है कि तुम मुझसे हसद करते हो। बाज़िल ने इंतहाई संजीदगी से नतीजा अखज़ किया था, क्योंकि मेरी वजाहत के सामने तुम्हें पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते, इसलिए। वरना कोई बेवकूफ़ ही हो सकता है जो ऐसे चेहरे की बुराई करेगा जिसने लाहौर की कई नाज़नीनों की नींदें उड़ा रखी हैं।
नींद तो खौफ से भी उठ जाती है, तैमूर ने नुक्ता निकाला। जिनके ख्वाबों में तुम आते हो उनकी नींद तो वाकई खौफ से उठ जाती होगी, मगर जिनके ख्वाबों में मैं आता हूँ वो तो नींद की गोलियां खाकर सोती हैं ताकि ना आँख खुले ना हसीन ख्वाब का सिलसिला मुनक़ता हो। वाह वाह, माशा अल्लाह, तैमूर ने भरपूर दाद दी थी। दुनिया में कई खुश फहम होंगे मगर तुम अपने नाम के एक ही हो। दुरुस्त, उसने चुटकी बजाई। हम तो वो हैं जिनको बनाकर सांचा ही तोड़ दिया जाता है। उसकी गर्दन में सरिया फिट हुआ मगर मुकाबले पर तैमूर था, चूक जाना जिसकी फितरत ही नहीं थी। मज़े से बोला, किसी और का तो मुझे नहीं पता, बस तुम्हारा पता है कि दुनिया वालों को अजाब में मुब्तला करने के लिए ये अकेला ही काफ़ी है, और फ़ौरन ही सांचा तोड़ दिया गया होगा। कई कह कहे एक साथ बुलंद हुए थे। बाजिल ने मसनूई घबराहट से लड़कियों की जानिब देखा, फिर तैमूर को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। दगाबाज दोस्त, उम्रो यार के चेले, करवा दी ना सबकी। माफ़ कर दें गुरुजी, आइंदा सोच समझकर इर्द गिर्द देख कर बोला करूँगा, तैमूर ने घिघियाकर कहा। जवाब में मज़ीद कह कहे गूंजे थे। उसी दम सानिया चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई थी और सबको लोट पोट होता देखकर खुशगवार सी हैरत के साथ पूछा था, यहाँ क्या लतीफ़े सुनाने का मुकाबला हो रहा है? जब बाजिल और तैमूर इकट्ठे होते हैं तो लतीफ़े सुनाने का मुकाबला ही हो रहा होता है। हम तो महज सामईन हैं, तुम भी आ जाओ, देखते हैं कौन जीतता है, अजिया ने आंखों में आई नमी पोंछते हुए कहा था। बाजिल बमुकाबला तैमूर, सानिया ने मुस्कुराते हुए खड़े खड़े ज़रा सा झुककर ट्रे नरमीन को पकड़ाई थी। फिर तो कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि इन दोनों में से कोई हारेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, अजिया बोली। कोई खामोश होगा तो हारेगा। ज़रा वजाहत करो, तुम लोग हमारी सलाहियतों को सराह रही हो या बुराई कर रही हो? तैमूर ने मासूम बनकर पूछा था। तुम्हें ये क्यों लगा कि बुराई हो रही है? शफक ने भी ज़ुबान खोली। तुम्हें सराहा जा रहा है। काश कोई बोलने का मुकाबला मुनक्किद हो तो हम तुम्हें उसमें भिजवा दें हिस्सा लेने के लिए। लें जी, अब कोई ऐसा मुकाबला मुनक्किद हुआ तो तैमूर सर के बल चलकर जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया है। अब किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं। बाजिल मज़े से बोला। शफक तो सुनकर अनजान बन गई कि अमूमन ऐसी सूरत हाल में वो ऐसा ही करती थी, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि सभी उन दोनों की पसंदीदगी से वाकिफ़ थे। अच्छा, बातें मत बनाओ, ये चिप्स और केचप इधर करो। अब हमने शर्त लगाकर ये प्लेट साफ़ करनी है। तैमूर ध्यान बटाने की गर्ज से बोला था। उसी दम आनिया अंदर दाखिल हुई थी, उसके हाथ में चिप्स की एक और प्लेट। कभी शर्त लगाकर खामोश रहकर भी देखो, इसमें काफ़ी मज़ा आता है। उसकी मखसूस टोन थी, जताता लहजा, पत्थर मारता अंदाज। खामोश रहने के लिए हमारे आदिल भाई काफ़ी हैं। बाजिल प्लेट में केचप डालते हुए बोला था। इन्होंने तो शायद कसम ही खा रखी है कि दिन में गिन के 100 अल्फाज बोलने हैं। जिस रात ये ज़्यादा करवटें बदल रहे हों, मैं समझ जाता हूँ आज गिनती आगे पीछे हो गई है और इन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही। एक ज़बरदस्त कहकहा बुलंद हुआ था। बेचारा आदिल झींप सा गया। दरोग गोई की भी कोई हद होती है बाजिल, अब मैं इतना भी कम गो नहीं हूँ, बस तुम्हारी तरह इधर उधर की बेतुकी नहीं हाँकता रहता। आदिल के लबों पर खजालत आमेज़ मुस्कुराहट थी। कमरे में मौजूद हर फर्द इस गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा था, महसूस हो रहा था। कई आवाज़ें गूंज रही थीं, सब मुस्कुरा रहे थे और आनिया आदिल को घूर रही थी। दिल करवट करवट सुलग रहा था। हाँ, इनके यहाँ तो हर चीज़ की हद है, हत्ता के जायज़ हकूक़ भी कोई मांगे तो कहेंगे हद है। अगर हद नहीं है तो इनकी नसीहतों की या अहमकों की तरह मुस्कुराते रहते हैं, या मौका मिलते ही नसीहत फरमाएंगे। पता नहीं हमारे बड़ों ने ये रिश्ता जोड़ते हुए किस पहलू को मद्देनज़र रखा होगा। मैं तो इतनी हसास लड़की हूँ, इतने नाजुक नाजुक ख्वाब हैं मेरे। मंगेतर ऐसे होते हैं? कभी हाल भी पूछा तो इतने बुजुर्गाना अंदाज में, जैसे बड़े भाई 20 साल छोटी बहन का हाल पूछते हैं। पता नहीं इन्हें मेरी शक्ल भी याद है कि नहीं। कभी नज़र भर कर तो नहीं देखा। मेरा ख्याल है इन्होंने तो कभी खुद को भी आईने में नहीं देखा। कुछ और नहीं तो इंसान अपनी ड्रेसिंग पर ही ध्यान दे लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा लिबास ना पहनो, मगर अच्छा तो पहन लो। आ गए हलीम का डब्बा लेकर मेरे सर पर एहसान करने। ना आते, मैंने बुलाया था, बेहिस ना हो तो। कितनी देर हो गई आए हुए, मगर एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा। हालांकि आज तो मैंने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है। ये रेड कलर मुझ पर कितना सूट करता है, सब कहते हैं। ना देखते हैं ना कहते हैं। हाँ, पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। असल में मेरी किस्मत ही ख़राब है। शायद इनमें तो रोमांस वाले गट्स नहीं हैं। अल्लाह ने एहसान किया और मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को इनकी मंगेतर बना दिया, मगर अफसोस इस शख्स को अपनी खुशबख्ती का एहसास ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर पेचोताब खाती रही। अजिया ने उसका कंधा हिलाकर मतवज्जा किया।
कहाँ गुम हो गई? वो ताज्जुब से उसकी शक्ल देख रही थी। आनिया पहले ही झंझलाई बैठी थी इस मुदाखलत पर और चिढ़ गई, मगर चूंकि मौका ऐसा था इसलिए बड़े कमाल से तंज का पत्थर चलाया। गुम कहाँ होना है? मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि हलीम का डोंगा ही तो देना था, कोई भी एक फर्द आकर दे जाता। तुम तीनों को आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि सभी सुन लें। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। अल्फाज सादा हो तब भी अंदाज मफहूम बदल दिया करते हैं। यहाँ तो खैर अल्फाज व अंदाज का भरपूर एहतमाम था। मैं तो पहले ही आना नहीं चाह रही थी, कल टेस्ट है मेरा, बाजिल ज़बरदस्ती ले आया। अजिया खजल सी होकर वजाहत देने लगी। बहुत अच्छा किया बाजिल ने, वरना तुम तो हमारे घर का रास्ता ही भूलती जा रही हो। सानिया ने फ़ौरन सूरत-ए-हाल अपने काबू में करते हुए खुशगवारी से कहा था। फिर अजिया की जानिब झुककर सरगोशी में बोली, और आनिया के कहने का मतलब है तुम लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ आदिल आ जाता तो क्या ही बात थी। उसने आनिया के अल्फाज को हल्का फुल्का रंग देने की कोशिश की थी और आंखों ही आंखों में उससे तनबीह भी की थी। हाँ, इन्हें मेरे मुतालिब ज़्यादा समझ आते हैं। वो चिढ़कर बाहर निकल गई। शफक और सानिया एक दूसरे की जानिब देख कर रह गईं, फिर जानबूझकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी ताकि अजिया का ध्यान बटा रहे। वो दोनों ये गाहे बगाहे आदिल की जानिब देखती रहीं कि आनिया की बात का कोई तासुर मौजूद है या नहीं, मगर वो रूटीन के अंदाज में तैमूर, जीनत, कशफ वगैरह से बातें कर रहा था। चाय का कप रखते ही उसने बाजिल और अजिया को चलने का हुक्म दे दिया। इतनी जल्दी? खाना खाकर जाइएगा आदिल भाई, शफक ने कहा तो वो बोला, खाना फिर कभी खाएंगे, अभी फ़िलहाल मुझे किसी से ज़रूरी मिलना है। तुम दोनों ने भी किसी से मिलना है? बैठो भाई, खाना खाकर ही जाना। तैमूर भी बोला तो आदिल ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम दोनों आ जाना। उसने तायीद चाही तो अजिया नफ़ी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। मुझे तो टेस्ट की तैयारी करनी है। फिर तुम आदिल भाई के साथ चली जाओ घर, मैं तो अब खाना खाकर ही आऊँगा। सानिया बिरयानी बना लें, साथ में खीरे का रायता ठीक रहेगा। बाजिल, उसे बेतकल्लुफ़ी से पाँव फैलाता देखकर आदिल टोके बिना ना रह सका। इसे क्यों डांट रहे हो आदिल? सानिया बोली। खुद तो तुम कभी भी रुकते नहीं हो। अम्मी को पता चला कि तुम सब खाना खाए बगैर चले गए हो तो बहुत गुस्सा होंगी। हलीमा की जूनियर टीचर की वालदा का इंतकाल हो गया था, वो वहीं गई थी, इसीलिए हम अपना एक नुमाइंदा छोड़े जा रहे हैं। ये ताई जान से खुद ही बात करेगा, अजिया मुस्कुराते हुए बोली थी। सानिया उन दोनों को छोड़ने बाहर तक आई थी। आदिल ने किक लगाकर बाइक आगे बढ़ाई तो पड़ोस का दानियाल सामने आ खड़ा हुआ। सानिया बाजी, मेरे अब्बू अभी ऑफिस से आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपके अब्बू 4 नंबर गली में बेहोश पड़े हैं। तैमूर भाई से कहें उन्हें ले आएं। सानिया के दिल पर बोझ सा आ पड़ा। गहरी सांस भरते हुए उसने गेट बंद किया और बोझल कदमों से चलती अंदर आ गई। यहाँ वही खिलखिलाहटें थी, दमकते चेहरे थे, और वो अच्छी तरह जानती थी जैसे ही यहाँ अब्बू का नाम लेगी ये पसमर्दगी छा जाएगी, और तवक्का के ऐन मुताबिक हुआ भी यही था। सारी बातें हो जाती मगर मेरी ज़रूरी बात कोई नहीं सुनता। चाहो तैमूर, तुम भी दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। चप्पल पहनते हुए उसने मस्कीन सी शक्ल बनाई। इतना बेहुस्ना था कि दोस्त की कैफियत ही ना समझ पाता। हकीकतन तैमूर को उसी कैफियत से निकालने के लिए उसने फिर से वही मौजू छेड़ दिया था जिसे कुछ देर पहले तैमूर मुस्तरद कर चुका था। अब मैंने क्या कर दिया? तैमूर तड़क कर बोला। मैं इतनी अहम बात कर रहा था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उसने शिकवा किया तो तैमूर बोला, मैं लाख ध्यान ना दूँ मगर ये तय है कि तुम बात करोगे ज़रूर, तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? हो जाओ शुरू। यार, अल्लाह ने एक सूरज बनाया तो उसकी मसलहत समझ आती है, लेकिन 2 चांद बनाए ये बात कुछ समझ नहीं आती। हाय, हम तो आज तक एक ही चंदा मामू की कहानी सुनते आए हैं, ये दूसरे कहाँ से आ गए? तैमूर ने ताज्जुब से कहा। दूसरे आ नहीं गए, दूसरा आ गया। अब तो खैर बड़ी मुद्दत हो गई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लाहौल वाला। वो दोनों बाहर निकल गए। सानिया बहुत देर तक तैमूर की पुश्त को घूरती रही। उसे अच्छी तरह खबर थी कि तैमूर का ध्यान बटा नहीं है, मगर बाजिल पर साबित करने में कामयाब रहा था। जलजिला आए, तोड़ फोड़ ना हो, तब भी बहुत देर तक बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। भरम दूसरों के सामने रखे जाते हैं, पर्दे गैरों के सामने डाले जाते हैं। वो अच्छी तरह तैमूर की दिली कैफियत जानती थी और उसके हौसले की कायल थी। उसने गेट बंद कर दिया था। उसे पता था आनिया अब अपनी मर्जी से नीचे उतरेगी, इसलिए किसी काम की तवक्का उससे रखना हमाकत ही थी। सबसे पहला काम उसने ये किया कि नरमीन को डांट डपट कर सहन में चारपाइयाँ बिछाने पर राज़ी किया। ज़ैनब और कशफ को अपनी किताबें समेट कर ऊपर की जानिब दौड़ाया ताकि दोपहर में सुखाने के लिए फैलाए कपड़े उतार लाएं, और ख़ुद सीधी किचन में आ गई। पहले फ्रिज खोलकर जायज़ा लिया कि क्या कुछ मौजूद है, फिर बास्केट में प्याज और लहसुन निकाल रही थी कि कुछ ख्याल आने पर यह सामान लेकर कमरे में आ गई।
शफक पलंग पर सीधी लेटी हुई थी। नरमीन करीब टिकी बातें बघार रही थी। तुम्हें तो मैंने चारपाइयाँ बिछाने का कहा था। सानिया ने एक चबत लगाकर उसे मतवज्जा किया था। वो तो मैंने बिछा भी दी, बस बिस्तर लगाना बाकी है, नरमीन ने कहा। और वो कौन लगाएगा? सानिया चटाई पर बैठकर प्याज छीलने लगी। मैं ही लगाऊंगी, लेकिन एक बात याद आ गई थी, बस वही बताने आ गई। कॉलेज से आकर तुम्हारे पास 100 बातें होती हैं जो तुमने बतानी होती हैं। अब कौन सी नई बात याद आ गई? उसने आंखों में आई नमी को कमीज़ की आस्तीन से पहुंचा था। मैंने आपको बताया ना, जुबैदा खाला के यहाँ मिलाद पर मेरी एक आंटी से मुलाकात हुई थी, उसने बड़े पुरजोश अंदाज में पूछा। सानिया ने ज़हन पर जोर डालते हुए कंधे उचका दिए तो शफक पुरसोच अंदाज में बोली, वही जो अपनी बेटी के जहेज़ के कपड़े अम्मी से सिलवाना चाह रही हैं। उसे नरमीन की बताई हुई बातें कुछ कुछ याद थीं। हाँ हाँ वही, क्या भला सा नाम था उनका? हाँ याद आया, सादिया शाहीन। खुद को बेगम कह रही थी। माशाल्लाह क्या टहके वाली खातून थी। जुबैदा खाला के हल्का अहबाब में से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इतने रख रखाव वाली खातून। सच्ची बात है आपी, मुझे तो सबसे अच्छा उनका अंदाज़ गुफ्तगू लगा। इतने शाइस्ता और महज़िब अंदाज में बात करती हैं। खातून की तारीफ़ हो चुकी तो बात को आगे बढ़ाओ नरमीन। शफक उसकी बात कता करते हुए उठकर बैठ गई थी। वो जहेज़ के कपड़े तो बीच में ही रह गए। साल में एक दो बार इनफरादी तौर पर किसी जहेज़ या बरी की सिलाई का काम मिल जाता था जो अच्छी आमदनी का बाइस बनता था। शफक की दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि ये काम बराह रास्त उसी का था। अम्मी सूट की कटाई के साथ साथ डिज़ाइन के पैटर्न काट देती थी और वो सिलाई कर लेती थी। उस रोज़ तो उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया था, मैं समझी यूँ ही बात बराए बात कह रही हैं, मगर आज उनकी बेटी शमा कॉलेज आई हुई थी। पता नहीं उसने मुझे कैसे ढूंढ निकाला। कह रही थी अम्मी कपड़े लेकर आएंगी, मगर पहले एड्रेस मुझे समझा दो। जुबैदा आंटी तो कोयटा गई हुई हैं, वरना उनसे तुम्हारे घर का पता पूछ लेते। वो बोल रही थी और मैं उसकी शक्ल देख रही थी। बोलती बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह है और शक्ल तौबा इतनी प्यारी। शफक और सानिया को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तो इसमें तौबा करने की क्या बात है? अच्छी शक्ल देखकर माशाअल्लाह कहते हैं। वो तो मैंने बहुत कहा था, दिल ही दिल में, नरमीन ने लापरवाही से कहा तो सानिया बोली, फिर तुमने उसे अच्छी तरह एड्रेस समझा दिया था? कब आएंगी वो? अम्मी की स्कूल टाइमिंग बता दी? बता तो खैर मैंने सब कुछ दिया था। यही कह रही थी 2-1 रोज़ में मैं और अम्मी आएंगे। अच्छी बात है। अब अगर सब कुछ बताकर पेट हल्का हो गया हो तो जाकर बिस्तर लगाओ, उसके बाद गोश्त धो लो, मैं आकर मसाला चढ़ाती हूँ। आप दुनिया की सबसे जालिम आपी हैं सानिया आपी, मुझसे कितने काम करवाती हैं। वो मुंह बसोरती बाहर निकल गई। सानिया उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, तभी शफक पर नज़र पड़ी तो चौंक गई। वो अपनी पट्टी बंधे पैर को आहिस्ता आहिस्ता दबा रही थी। क्या बात है शफक, बहुत तकलीफ़ है? शफक अपने किसी गहरे ख्याल से चौंकी, फिर नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, ये तो बस ऐसे ही। सानिया ने उसके झुके सर को बगौर देखा, फिर लहसुन छीलते हुए बोली, क्या सोच रही हो? तुम्हें पता तो है सानिया, उसने आहिस्तगी से कहा। उन दोनों के माबेन कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर बोली, आनी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तुमने देखा अजिया बेचारी किस कदर शर्मिंदा हो गई थी, और बात थी भी ऐसी, कोई भी होता उसकी जगह शर्मिंदा ही होता। ठीक कह रही हो तुम, आनी को पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, बोलते हुए सोचती ही नहीं है। अजिया तो पहले ही कम आती है, अब कहीं बिल्कुल ही आना ना छोड़ दे। सानिया ने खदशा जाहिर किया। नहीं खैर, वो बात को इतना ज़्यादा महसूस करने वाली नहीं, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि अनाथ रखने वाली लड़की नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। हो सकता है घर पहुँचने तक भूल भी चुकी हो। असल टेंशन मुझे आदिल भाई की है, उन्होंने फ़ील किया होगा। उसकी फ़िक्र तुम छोड़ दो, तुम्हारे आदिल भाई में कुछ फ़ील करने का सेंस नहीं है। आनिया की अचानक मुदाखलत पर वो दोनों ही सटपटा गईं। वो खिलाकर एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वो दोनों ही आनिया की फितरत से वाकिफ़ थीं। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह दुरुस्त होगी, मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो सबकी होती है, और मर्द तो कुछ ज़्यादा ही हसास होते हैं इस मामले में। आदिल भाई यकीनन इसी वजह से खाने के लिए भी नहीं रुके। शफक मुतफक्किर थी। आनिया कपड़ों वाली अलमारी खोले खड़ी थी। एक हाथ खुले पट पर रखे उसने पलटकर शफक की जानिब देखा और जहरखंद लहजे में बोली, वाह भाई, तुम तो अपने आदिल भाई का एक एक अंदाज पहचानने लगी हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती शफक, आदिल से अपना मामला सेट कर लो, अम्मी से मैं बात कर लूँगी। शफक तो हक्का बक्का रह गई। सानिया के लिए अलग ये अल्फाज बिजली की तरह साबित हुए थे। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया आनिया, कभी तो सोच समझ कर बोला करो। उसकी आवाज़ गुस्से से काँप गई थी। क्यों मैं सोच समझ कर बोलूँ? जो मुफ्त के मशवरे देने चले आते हैं वो क्यों ना सोचे समझे? वो फिर फाड़ खाने को दौड़ी।
میں نے तो यूं ही एक बात कह दी तुम्हारे फ़ायदे की, वो रुहासी हो गई थी। तुमसे किसने कहा कि मेरा फ़ायदा सोचो? उसकी बदलिहाजी अरूज पर थी। बहन हूँ मैं तुम्हारी, शफक ने बोझल आवाज़ में कहा था। तुम्हारा फ़ायदा नहीं सोचूंगी तो और क्या सोचूंगी? बाज़ औक़ात कोई बात दिल में बैठ जाती है तो फिर निकालना मुश्किल हो जाती है। खुदा न खास्ता अगर आदिल भाई ने इस बात का इशू बना लिया तो। मैंने कहा ना, उसमें फ़ील करने की सलाहियत ही नहीं। पहली दफ़ा तो ये, और दूसरी बात, तुम किस हिसाब में मेरी बहन बनकर मेरा फ़ायदा सोच रही हो? मुझे 4 बहनें काफ़ी हैं। तुम तो हमारे अब्बा की ज़ियाफ़ती तबा का मुँह बोलता सबूत हो। जनाब से अपनी औलाद तो पाली नहीं जाती थी, ऊपर से उठा लाए मरहूम दोस्त की निशानी। और हमारी अम्मा ज़माने भर की रहमदिल। सोचा जहाँ 5 पल रही हैं वहीं एक और सही। तुम शौक़ से खुद को उनकी बेटी कहो, मगर मेरी बहन बनकर हमदर्दियाँ जताने की ज़रूरत नहीं। मुझे इन रेडीमेड रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। सानिया के खामोश करवाने की कोशिश के बावजूद जो दिल में था आग की तरह उगलकर अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गई। शफक हक तक बैठी रह गई। तौहीन के एहसास ने सारे जिस्म का खून उसके चेहरे पर इकट्ठा कर दिया था। सानिया लपक कर उसके करीब आई। शफक, प्लीज़, तुम्हें आनिया की आदत का पता है ना? उसके कहने का ये मतलब नहीं था। उसे तो खुद मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इतनी सी दिलजोई पर शफक जो होंठ काटती, आंसू जब्त कर रही थी, एकदम फूट फूट कर रो दी। मेरे कहने का मतलब भी वो नहीं था जो आनी समझी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। मुझे पता है शफक, सानिया ने बहुत मोहब्बत से उसके आंसू पोंछे थे। तुम्हें आनिया के मिजाज की खबर है ना? क्यों उसकी अहमकाना बातों को दिल से लगा रही हो? एक कान से सुन लिया, दूसरे से निकाल दो। वो बस ऐसी ही है। ज़रा सी बात भी मिजाज के खिलाफ हुई और लठ लेकर पीछे पड़ गई। हालांकि जो कहा उसकी खबर भी नहीं होगी। अभी तुम उसकी हरकत को सराहती तो वो तुम्हारे घुटने से लगकर बैठ जाती। तुम उसकी बातों को इग्नोर कर दो शफक, और प्लीज़ अब रोना नहीं। अम्मी आती हैं तो मैं उसकी शिकायत करूँगी। नहीं प्लीज़, शफक जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली। तुम अम्मी से कुछ मत कहना। आनी तो पहले ही मुझसे खफा रहती है। अम्मी ने डांट दिया तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। उसके खदशा ने उसे बिगाड़ रखा है। मैं तो कहती हूँ अम्मी से बात कर लेने दो। ज़रा तबीयत साफ़ होगी तो महीना भर सुकून रहेगा। शफक के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और पैर पलंग से नीचे लटकाते हुए बोली, छोड़ो सारी बातें, चलो मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ जब तक तैमूर और बाजिल भी आ जाते हैं। खाना बना लेते हैं, वरना वो दोनों बहुत शोर मचाएंगे। वो बात बदलना चाह रही थी मगर सानिया इस मूड में नहीं थी। ना वो सुधर सकती है और ना तुम। एक दफ़ा मुझे अम्मी से बात करने दोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आनिया चाहे माफ़ी ना मांगे मगर कम से कम अपने कहे पर शर्मिंदा तो हो। वो ज़ोर देकर बोली तो शफक भरपूर तरीके से मुस्कुरा दी। आनिया का रवैया मेरे साथ जो भी हो, मैं तो इस बात पर भी खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसी बहन दी है जिसे हमेशा दूसरों की खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। मैं जानती हूँ फ़िलहाल मेरा मामला है, इसलिए तुम इतनी कॉन्शियस हो रही हो। अगर मेरी बजाय आनिया ने तुमसे मिसबिहेव किया होता तो तुम कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करती। यहाँ मेरा क्या जिक्र शफक, मेरी बात और है। उसने कहा तो शफक टोक कर बोली, क्यों, तुम आनिया की सगी बहन हो इसलिए? उसके लहजे में दुख की जो धीमी सी आँच थी, उसकी तपश सानिया ने दिल तक महसूस की। 2 थप्पड़ लगेंगे शफक, वो बरहमी से गोया हुई। मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगी अब अगर तुमने सगी या सौतेली जैसे फजूल लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो। कितना मिजाज मिलता है तुम्हारा और आनिया का। मुर्गे की एक टांग की तरह बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। चलो उठो, किचन में ही चलते हैं। मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, जो कहना है वो तैमूर कहेगा। उसके लहजे में जो धमकी का तासुर था वो खासा कारगर साबित हुआ था। तैमूर को कौन बताएगा? शफक ने बौखलाकर उसकी शक्ल देखी। प्लीज़ सानी, ये मत करना वरना तैमूर मुझे डांटेगा। हो सकता है 2-3 दिन बात भी ना करे। अब तुम इतनी मस्कीन शक्ल बनाओगी तो मेरी हिम्मत कहाँ पड़ेगी। सानिया उसकी शक्ल देखकर हंस दी। और वैसे भी कुछ बताने की नौबत आती ही कहाँ है। तैमूर को सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। अब भी तुम चाहे कितनी फ्रेश शक्ल बनाकर बैठो, वो आकर यह ज़रूर पूछेगा, शफक क्या हुआ है, वो रोती रही है क्या? सानिया ने हूबहू तैमूर की नकल की थी। शफक को हंसी आ गई, एकदम ही जैसे दिन तुलू हो गया था। आनिया की तल्ख कलामी का असर जाता रहा और मन की दुनिया में चहारसू खूबसूरत सुरीले परिंदे गुनगुनाने लगे। ये एहसास कि कोई आपके पल पल की खबर रखता है, पेशानी पर पड़ने वाली हल्की सी शिकन का दौरानिया तक बता सकता है और आँख में आने वाले आंसू का गुमान तक पहचान लेता है, किस कदर खूबसूरत था। उसकी सोच झरने के शिफाफ पानी की मानिंद बहने लगी थी। आनिया के लगाए हुए कचौकों पर कोई नादीदा हाथ मरहम रखने लगा। वो खुशबूदार फूलों की बरसात तले खड़ी थी जब सानिया की आवाज़ ने चौंका दिया। लेटना चाह रही हो तो लेट जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अपने ख्यालों से निकलकर वो शर्मिंदा हुई।
चलो मैं सहारा देकर तुम्हें किचन में ले चलती हूँ, सानिया ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं, अब मेरा पाँव इतना भी जख्मी नहीं है कि थोड़ा सा चल भी ना सकूँ, शफक बोली। मैंने तो अम्मी से भी कहा था कि मुझे स्कूल ले चलें, वहाँ कौन सा दौड़ें लगानी होती हैं, सारा काम बैठकर ही तो करना होता है। बहुत अच्छा किया अम्मी ने जो तुम्हें लेकर नहीं गई, कुछ रोज़ आराम करोगी तो ज़ख्म जल्दी भर जाएगा। अभी भी तुमने कोई काम नहीं करना, बस मुझे हदायत देना है, शफक आमादगी से मुस्कुरा दी। अगले रोज़ भी अभी मामूल का हंगामा थमे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो दोनों खवातीन चली आईं जो पिछली बार खुशी बुआ के साथ आई थी। आनिया के पैंचे भीगे हुए थे, आस्तीन कोहनियों तक चढ़ा रखी थी, एक हाथ में लंबी सी झाड़ू थी। इस हुलिये में भी बड़ी वाली खातून को जाने उसमें क्या नज़र आया कि ढेरों बलाएं ले डाली। बड़ी देर तक उसे गले से लगाए दुआएं देती रहीं, हत्ता कि आनिया को जोर लगाकर उनसे अलग होना पड़ा। छोटी वाली ने गले तो खैर नहीं लगाया, मगर मिली बहुत खुश इखलाकियों गर्म जोशी से। अपने तौर पर तो वो रिश्ता पक्का ही समझ रही थी। आनिया के तो यही सोचकर हाथ पैर फूलने लगे कि अभी वो दोनों उसे बहू या भाभी जैसे अलकाबात से मुखातिब करेंगी। जैसे तैसे उन्हें ड्राइंग रूम में पहुंचाया और ख़ुद उसी बौखलाहट में शफक के पास दौड़ी। वो भरपूर फरागत का फ़ायदा उठाती खूब हिल हिल कर समरी रट रही थी। उसे हवास भागता देखा तो खुद भी बौखला गई। हुआ क्या है? तुम मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो। वही दोनों खवातीन आई हैं। उसके अंदाज में झंझलाहट, बौखलाहट, उकताहट सभी कुछ था। कौन खवातीन? शफक ने पूछा। वही जो कल सर्फ फरोख्त करने आई थी? नहीं, वो जो शादी बुआ के साथ आई थी, सानिया को देखने। ओह, शफक पल भर को किसी सोच में मुब्तला हुई, फिर उसकी जानिब देख कर बोली, लेकिन अब वो क्या करने आई हैं? हम तो इनकार कर चुके हैं। शादी बुआ से हमारा जवाब भी पहुंचा दिया था और वो खुद बता कर गई थी। बुनियादी सवाल फ़ौरन उसके लबों तक चला आया। ये सारे सवाल उनके पास बैठकर भी पूछे जा सकते हैं। आनिया साबका मूड में बोली, तुम चलो ना प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही हैं जैसे निस्बत भी तय हो चुकी हो। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? भैया उनकी अपनी सोच है, हमने तो इनकार तक पहुंचा दिया। अब आगे वो जो सोचते हैं वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और फिर तुम्हें टेंशन किस बात की है? तुम्हारी पोजीशन तो बिल्कुल सिक्योर है। शफक उठकर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। अब आनिया के मुकाबले में वो खासी पुरसकून थी और दिल ही दिल में इस सूरत हाल से आसान तरीके से निपटने का लाहा अमल सोच रही थी। तुमने बताया अम्मी स्कूल जा चुकी हैं? उन्होंने कुछ पूछने बताने की नौबत ही कहाँ आने दी, मुंह उठाए अंदर ही चली आ रही थी। आनिया ने जलकर कहा तो शफक मुस्कुराती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी और ड्राइंग रूम कौन सा चौथे मोहल्ले में था, एक दरवाजे से निकलकर एक में दाखिल हो गई। आनिया किसी ताबेदार बच्चे की तरह उससे 2 कदम पीछे चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने शाइस्तगी से सलाम किया। बड़ी उम्र की खातून ने बैठे बैठे उसके सर पर दस्ते शफकत फेर कर फरीसा भुगता लिया। दूसरी ने अलबत्ता कोई ख़ास रद्दअमल जाहिर नहीं किया था। शफक सिंगल सोफे पर बैठ गई। आप यहाँ मेरे पास आ जाएं, छोटी वाली ने आनिया को हनूज खड़ा देखकर बड़ी मोहब्बत से करीब बैठने की दावत दी थी। आनिया ने सटपटाकर उस शफक की जानिब देखा, फिर बदिक्कत मुस्कुराई। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो जपाक से बाहर निकल गई। शफक सोचती रह गई, ये क्या, ऐसा भी क्या शर्माना? मैं तो उसकी मोरल सपोर्ट के लिए आई थी, अब तो मुझे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। आनिया की बच्ची, कुछ देर तो रुकती। भला चाय की क्या ज़रूरत है? आप लोग हमारी गुजारिश मान लें तो खाना पीना भी होता ही रहेगा, एक खातून बोली। बेटी, आपकी वालदा घर पर मौजूद हैं तो ज़रा उन्हें बुला दें, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपके आने से कुछ देर कबल ही अम्मी स्कूल के लिए निकली हैं। अगर आप लोग ज़रा पहले आ जाती तो यकीनन मुलाकात हो जाती, वो सलीके से बोली। ओह, दोनों को जी भरकर अफसोस हुआ। अपने हिसाब से तो हम बहुत जल्दी ही घर से निकले थे ताकि वक्त पर पहुंचकर हलीमा बहन से मिल लें, मगर गड़ी शाहू से यहाँ तक का फासला, रास्ते में ट्रैफिक के 100 मसाइल। लेकिन खैर ये मसाइल तो बहाना बने, असल में आज हमारी किस्मत में हलीमा बहन से मिलना नहीं लिखा था। हम दोबारा आ जाएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक हलीमा बहन आनिया को हमारी बेटी नहीं बना देती, चाहे हमारी जूतियाँ घिस जाएं। उन्होंने गालिबन अज़राह तफन्नुन कहा था। शफक को मुरव्वतन मुस्कुराना पड़ा, मगर मुस्कुराहट में हद दर्जा ताज्जुब था। क्या खुशी बुआ ने आपको नहीं बताया कि आनिया की निस्बत तय है हमारे चचाजाद से? बड़ा अहम सवाल था जो उसकी मुस्कुराहट पर हावी था। खातून लापरवाही से बोली, बताया था, लेकिन ये इनकार की कोई इतनी बड़ी वजह तो नहीं है। आपका वो चचाजाद यकीनन अच्छा होगा, मगर मेरा भाई भी किसी से कम नहीं है। माशाअल्लाह, शक्लो सूरत लाखों में एक, ज़ाती कारोबार, और ईगा में ये बड़ी दुकान है हमारी। पूरे लाहौर में किसी से जाकर पूछ लें, मजाल है जो कोई मेरे भाई की शराफत से मुतल्लिक एक मशकूक लफ्ज़ कह दे। आप लोगों ने तो सोचने समझने का वक्त भी नहीं मांगा, सीधा इनकार जड़ दिया।
حالانکہ جہاں زیادہ بیٹیاں ہوں وہاں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور نسبت کا کیا ہے، وہ تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت، تمہارے منہ میں خاک۔ شفق کا دل جل کر خاک ہی ہو گیا۔ یہ چھوٹی والی کس قدر بد تہذیب واقعہ ہوئی تھی، اور سد شکر کے ساتھ آنے والی محترمہ اس کی اس بد تہذیبی سے واقف بھی تھیں۔ شاید تبھی اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹی، اس کی کسی بات کا برا نہ منانا۔ اصل میں ہم دونوں نے آنیہ کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہماری بہو بنے گی۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہو بھابھی لاکھوں میں ایک ہو، اور آنیہ تو ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ خوشی بھوا آپ کی دوسری بہن کے لیے اصرار کر رہی تھی، مگر سچ بات ہے ہمارا دل آنیہ پر آ چکا ہے۔ آپ کا گھرانہ بھی ہمیں پسند آیا ہے، اور ہم دل سے خواہش مند ہیں کہ آپ سے تعلقات جوڑے جائیں۔ شفق بد دلی سے بیٹھی سنتی رہی۔ نہ ان کی لن ترانی ختم ہوئی، نہ چائے آ کر دی۔ بڑی دیر بعد ایک بولی، میرا خیال ہے آنیہ شرما رہی ہے، اس لیے ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھی۔ آپ ذرا اسے بلوا دیں، ہم اللہ حافظ تو کہہ لیں۔ ماشاءاللہ کیا اعتماد ہے، اس نے سوچا۔ دل تو چاہا کہہ دے آنیہ شرماتی نہیں ہے، سامنے والے کو شرمانے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر ایسی باتیں صرف سوچی جاتی ہیں، کہیں نہیں جاتی۔ اسے پتا تھا آنیہ کو گھسیٹ کر یہاں لانا خاصا مشکل کام ہوگا، مگر تہذیب و مروت کا جو سبق اس کی گھٹی میں پڑا تھا اس نے اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور توقع کے عین مطابق آنیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ بڑی منتوں کے بعد آئی بھی تو بہت بری شکل بنا رکھی تھی۔ حلیمہ بہن کو بتا دیجیے گا، ہم انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ چکر لگائیں گے، وہ جاتے جاتے کہہ گئی تھی۔ دوبارہ چکر لگائیں گے؟ چکر لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے گھر کے آنگن میں صبح و شام یہاں سے وہاں چکر لگایا کریں، ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ اللہ کرے جس بس یا ویگن میں جائیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کم سے کم ہماری تو جان چھوٹے گی۔ آنیہ نے کھٹاک سے گیٹ بند کر دیا۔ شفق کا دل البتہ نازک تھا، فوراً دہل گئی۔ اللہ نہ کرے بد دعائیں تو مت دو۔ اچھا ملانی جی، ابھی 2 رکعت شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور بات سنو، تم ایسے مہمان خود ہی بھگتایا کرو، میرا اسٹیمنا اتنا نہیں ہے۔ ثانیہ پسند نہیں آئی تو بس جان چھوڑیں، یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ بندے کی اچھی شکل بھی نہ ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ شفق کمرے میں آ گئی۔ بہت دیر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ ایک کے بعد ایک خیال آئے چلا جا رہا تھا۔ آخر ثانیہ میں کیا برائی ہے جو ان لوگوں نے آنیہ کو پسند کیا؟ وہ بدصورت تو نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی خوش شکل ہے۔ ہاں، آنیہ جتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن خوبصورتی کیا صرف ظاہری ہوتی ہے؟ دل کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چلو خیر، کسی باہر والے سے کیا سرٹیفکیٹ لینا، انہیں آنیہ کی خوبصورتی میں کشش محسوس ہوتی ہے، جبکہ جو بھی ثانیہ سے اچھی طرح واقف ہے وہ بس اسی کو خوبصورت کہے گا، کیونکہ اس کا دل بہت خوبصورت ہے، ظاہری طور پر بھی کوئی کمی نہیں ہے، بس وہ اپنا ویسا خیال نہیں رکھتی جیسا کہ آنیہ رکھتی ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی فکر رہتی ہے، جبکہ ثانیہ کو دوسروں کی۔ کشف کا اسکول بیگ کس قدر پرانا ہو چکا ہے، اب نیا خرید لینا چاہیے۔ تیمور کی دوائیاں ختم ہونے سے پہلے آ جائیں۔ زینب نے دوپہر میں بہت تھوڑا کھایا تھا، اس سے کہو اب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھائے۔ نرمین کے لیے نیا یونیفارم، آنیہ کا ٹوتھ برش، اس بار کی پے سے امی کے لیے نئی شال لینا ہے، جبکہ آنیہ، اسے اپنا غم ہی کم نہیں ہوتا، کسی اور کی کیا فکر کرے گی؟ نیا سوٹ، نیا جوتا، نیا وہ، نیا یہ، کتنی خود غرضی ہے اس کی سوچ میں، مگر ہے تو پیاری۔ پھر وہ ٹوٹکے جو استعمال کرتی رہتی ہے، اس نے اسے اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ اگر یہی کچھ ثانیہ استعمال کرے تو یقیناً آنیہ سے زیادہ اچھی لگے۔ ابھی بھی اس کے بال کس قدر خوبصورت ہیں، الٹی سیدھی چوٹی باندھ کر رکھتی ہے، کبھی سلیقہ سے بال سنوارے تو کمال ہو جائے۔ اور آنکھیں، وہ تو خیر بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آنیہ بھی کتنی حسرت سے کہتی ہے، کاش میری آنکھیں بھی ثانیہ جیسی ہوتی۔ ایک دل ہوتا ہے جس کی خوبصورتی چہرے پر نور بکھیر دیتی ہے، اور ثانیہ کے چہرے پر ایسا ہی نور ہے۔ پتہ نہیں یہ دونوں جڑواں کیسے ہیں، شکلیں ملتی ہیں نہ مزاج۔ شفق، میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، تم پیو گی؟ اچانک آ کر آنیہ نے اسے چونکا دیا تھا۔ کون، میں؟ تم تو ان خواتین کے لیے چائے بنانے گئی تھیں، اس نے پوچھا۔ اوہ، تم ابھی تک انہی کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ دفع کرو انہیں، میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، تمہیں پی کر مزہ آ جائے گا۔ آنیہ خوش دلی سے کہتی کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ ثانیہ حیران پریشان رہ گئی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، ابھی چنگھاڑ رہی تھی اور اب چائے، وہ بھی میرے لیے۔ یا اللہ، کوئی اس لڑکی کو کیسے سمجھے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اپنی بھی کیا قسمت ہے، اللہ نے لا کر پھینکا بھی تو کہاں، پاکستان میں۔ دبئی بحرین بھجوا دیا ہوتا تو اپنے وارے نیارے ہو جاتے۔ تمہیں پتہ ہے رائمہ، میری نانی کا تعلق سونا گاچی سے تھا، آدھے سے زیادہ کلکتہ جان دیتا تھا میری نانی پر، ایسی خوبصورت، اتنی عقل والی، مگر میری ماں نے قدر نہ کی اور کر لی شادی میرے باپ سے۔ وہ بھی بڑی محبت سے نکاح پڑھوا کر پاکستان لے آیا اور بن کر بیٹھ گیا میری اماں کا۔
कसम अल्लाह की, आज मेरा अब्बा ज़िंदा होता ना तो मैंने उसे इतनी चपेड़ें लगानी थी ना। पहले अब्बा मरा फिर अम्मा, ये ना हुआ कि मरने से पहले मुझे नानी जरी जान के पास भिजवा देते। कसम से मैं उनके पास होती तो अब तक हॉलीवुड की हीरोइन आ रही होती फिल्मों में। पर हक हाँ, हम पर तो अल्लाह भी मेहरबान नहीं होता, मानो आसमान से खजूर में अटक गए। सोनागाची में तो साइमा को अपनी बदकिस्मती का गिला करने के लिए मौका की ज़रूरत नहीं होती थी, अभी भी वो बस शुरू हो गई थी। सोनागाची का जिक्र तो वो यूं करती थी जैसे कोई अपना आला नसब बताता है। ओ सोनागाची की शहजादी, जरी जान की कुछ लगती, तुम्हारी अम्मा की बेवकूफ़ी ने तुम्हें यहाँ ला फेंका तो खुद अब अक्लमंदी दिखा लो। चली जाओ इंडिया, हमारे कान क्यों खा रही हो। राइमा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। लो इंडिया क्या उड़कर चली जाऊँ? साइमा ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया था। वीज़ा पासपोर्ट कौन करेगा? तुम जो इतना कमाती हो वो कहाँ जाता है? राइमा ने पूछा। तुमने कौन सा किसी पर खर्च करना होता है? जितना कमाती हूँ वो साथ साथ खुद पर भी तो लगाना पड़ता है, खाने पीने का खर्च अलग। हाँ भाई, तुम्हें मुर्गी के बगैर रोटी भी तो हजम नहीं होती, एक बोली। खैर पिछले दिनों तो तुम उस जापानी के साथ बुक थी ना, बड़ा आगे पीछे था तुम्हारे, तो चली जाती उसी के साथ। जापान में तो सुना है वहाँ की औरतें पार्ट टाइम में यही काम करती हैं। वाकई वहाँ मौजूद कई के लिए बड़ी दिलचस्प इतला थी। कमरा मिनटों में कई आवाज़ों से भर गया। गेती क्यूटेक्स लगा रही थी, उसने बेजारी से साइमा की जानिब देखा। ये लड़की कितना बोलती है, थकती भी नहीं। जब देखो जरी जान और सोनागाची की रट लगाए रखती है। पता नहीं आपा बेगम इसे कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। रेशम इत्मीनान से कुशन सर तले रख कर लेटी मैगजीन देख रही थी, बोली। कैसे बर्दाश्त ना करती आपा बेगम, अच्छा खासा कमीशन देती है साइमा। फिर यह कि हमारी तुम्हारी तरह उनके दर पर नहीं पड़ी होती, अलग फ्लैट ले रखा है, बस कभी कभार आ जाती है। उसने तफसील से बताया। तुम इतने आराम से क्यों लेटी हो, तैयार नहीं होना? आपा बेगम कह रही थी 9 बजे से पहले निकलेंगे। हुमायूं सुलेमान का फार्म हाउस शहर से खासा दूर है। गेती पाँव पर क्यूटेक्स लगा रही थी, थोड़ी घुटने पर थी, इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आपा बेगम भी जा रही हैं? रेशम ने लहजा भर को उसे देखा। हाँ, मेरा तो मूड नहीं बन रहा, लेकिन बिग बॉस का ऑर्डर है, जाना तो पड़ेगा। वो उठ बैठी और गेती के हाथ से क्यूटेक्स लेकर बाएं हाथ पर लगाने लगी। गेती? वो नाखूनों को फूंके मार रही थी। वो नई लड़की जो तुम्हारे कमरे में रह रही है, उसका नाम क्या है? पता नहीं, वो उकताहट से बोली। मैंने नहीं पूछा। क्या मतलब? रेशम ताज्जुब से बोली। इतने दिन से वो तुम्हारे साथ है और अभी तक तुमने उसका नाम भी नहीं पूछा? पूछने की नौबत नहीं आई भाई, पहले वो खुद बेहोश हो जाती थी, अब आपा बेगम की हिदायत पर उसे नींद की गोलियां खिलाई जा रही हैं। वो एक तरफ पड़ी सोती रहती है, मैं अपने काम किए जाती हूँ। कमाल है, आपा बेगम ने भी कुछ नहीं बताया? उन्हें तो खुद कुछ नहीं पता, बस यही जानती हैं कि पंजाबी कुड़ी है, लाहौरन। बस इतनी सी मालूमात? रेशम को हद दर्जा ताज्जुब हुआ। ये हो तो नहीं सकता, आपा बेगम तो मुकम्मल कवायफ जाने बगैर किसी को रखती ही नहीं है। वो अभी तक हैरान हो रही थी। गेती ने किसी किस्म का तबसरा ज़रूरी नहीं समझा। वैसे वो लड़की है खासी प्यारी, रेशम जैसे जहन में उसका तस्वुर ला रही थी। ख़ास तौर पर उसकी आंखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत आंखें बहुत कम लोगों की हुआ करती हैं। जब मैंने उसे देखा तो वो रो रही थी, ऐसा लगा जैसे भूरे मखमल पर सफ़ेद सितारे टाँक दिए हों। रेशम तशबीह देकर खुद ही हंसती। गेती के लबों पर मुस्कुराहट थी। वो यकटुक रेशम का चेहरा देख रही थी, किस कदर मासूमाना अंदाज था उसका। और उसकी भी बुनियादी वजह शायद ये थी कि गुलशन नगर में मासूम चेहरों की सख्त किल्लत थी। वो रेशम की जानिब देख रही थी, मगर जहन में कतरा कतरा कोई और एहसास टपक रहा था। बड़ी मुद्दत से खामोश पड़ी हुई घंटी अचानक बज उठे तो बाज गश्त बड़ी देर तक सुनाई देती है। गेती ने उस लड़की की आंखें याद करने की कोशिश की। खूबसूरत आंखें, उसने ज़ेरे लब दोहराया था। ध्यान का पंछी उस अनजान लड़की के आसपास फड़फड़ा रहा था। पश्चिम से भूरा सा गुबार उठा था जो मिनटों में आसमान पर फैल गया। इधर पहला झोंका बंद किवाड़ों से टकराया, उधर बिजली गुल। उफ! मायूसी की बेजार कुल लहर सब में दौड़ गई। कमरे इस रुख पर थे कि दिन के औकात में भी अमूमन ट्यूब लाइट जलाकर रखना पड़ती थी। अब तो फिर भी शाम ढल रही थी और गर्द के तूफान ने तकरीबन सभी कुछ आंखों से ओझल कर दिया था। ज़ैनब ने सबसे पहले छत की तरफ दौड़ लगाई। अम्मी का सूट फैला रखा था, पीछे ही कशफ भागी। यहाँ तो बहुत गर्मी हो जाएगी, बाहर ही चलते हैं, हलीमा ने तुरपाई की कमीज़ समेट कर रखते हुए कहा था। सानिया उनसे पहले बाहर निकल गई और तरतीब से चारपाइयाँ बिछाने लगी। दरख्त के पत्ते शाएं शाएं बज रहे थे। शाखों में अटकाई हुई पानी की रकाबियाँ ज़मीन पर गिरकर टूट गई थीं। चिड़ियों ने इस नुकसान पर अलग शोर मचा रखा था।
उस पर से उड़ती गिरती चीज़ों की उठापटक। हवा दोनों मुट्ठियों में भर भर कर रेत उसकी तरफ उछाल रही थी। उसने आंखें झपकते हुए जैसे तैसे सारी चारपाइयाँ बिछाईं, फिर पूरा दुपट्टा सर से पैर तक खूब अच्छी तरह फैलाकर लेट गई। अब रेत आंखों में नहीं घुस रही थी। शोर था मगर हवा में ठंडक और नरमी थी जो उसे धीरे धीरे नींद की वादी में धकेलने लगी। फिर पता नहीं नींद पूरी तरह मेहरबान हुई या चंद लम्हों की कनूदगी थी। कोई चीज़ उसकी टांग से टकराई तो उसने हड़बड़ाकर दुपट्टा चेहरे से हटा दिया। शफक साथ वाली चारपाई पर पैर लटकाए बैठी उसकी जानिब देख रही थी। सो गई थी? उसने पूछा तो सानिया नींद भरी आंखों से थकी थकी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली, हाँ शायद आंख लग गई थी। उसने दोनों हथेलियां आंख पर रख ली और धीरे धीरे मसलने लगी। बहुत थकी हुई लग रही हो, शफक ने पूछा। कौन, मैं? सानिया ने कदरे ताज्जुब से उसकी जानिब देखा, फिर कुछ याद आने पर उठ बैठी। वैन छूट गई थी, पैदल आना पड़ा, और ये देखो जूता बहुत टाइट था, काटता रहा और ज़ख्म हो गया। नरमीन तो पहले ही कह रही थी आप ही मेरा जूता मत पहन कर जाए, लेकिन मैं शौक शौक में पहन गई, मेरे सूट से मैच जो हो रहा था। वो सर झुकाए शहादत की उंगली से टखने के करीब आए ज़ख्म को आहिस्ता आहिस्ता छूते हुए अपनी ही हरकत पर हंस रही थी। फिर वह मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी। गर्द पूरी तरह से बैठ चुकी थी और ठंडी हवा शहतूत के पत्तों से सरगोशियाँ करती फिर रही थी। फिज़ा में पड़ोस के किसी घर से उठने वाली पकवान की महक फैली थी। जितनी देर में उसने अतराफ़ का जायज़ा लिया, शफक उसका जायज़ा लेती रही। आसमानी रंग के सादा से काटन के सूट में, जिस पर इस वक्त जाबजा शिकनों का जाल बिछ चुका था, वो मुंह उठाए आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे से थकावट का अंदाज़ा करना ज़रा भी मुश्किल नहीं था, मगर उसके लब मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें हमा वक्त मुस्कुराने की आदत थी। शफक ने बहुत कम इस साबिर शाकिर मुस्कुराहट को उसके चेहरे से जुदा होते देखा था। मुमकिन ही नहीं था कि नाशुक्री का कोई कलमा उसके लबों से अदा हो जाए। शफक को वो मामूल से बढ़कर प्यारी लगी। साथ ही साथ सुबह से जो एक मायूस कुन सोच उसके अंदर बैठ चुकी थी, इस वक्त कुछ और हावी महसूस हुई। हर रोज़ शाम को ऐसी ही आंधी चलना चाहिए, कम से कम ये महीना तो सुकून से गुजरेगा। आनिया सब्जी की बास्केट उठाए किचन से निकली थी। सानी तुम नहा लो फिर खाना खाते हैं, शफक ने उसे मुखातिब किया तो वो सुस्ती से पाँव फैलाकर बोली, खाने को तो अभी मूड ही नहीं बन रहा, चाय पी लेते हैं। आज मिसेस शहबाज घर पर नहीं थी, उनकी मुलाजमा ने चाय का पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है मुझे इसीलिए इतनी सुस्ती हो रही है। रोज़ मिसेस शहबाज के यहाँ चाय पीती हूँ तो फ्रेश हो जाती हूँ। वो फिर से लेट गई। नरमीन के ज़िम्मे शाम की चाय बनाना था, वो खुद ही किचन में चली गई। आनिया और हलीमा सब्ज़ी बना रही थीं कि अचानक आनिया सर उठाकर बोली, अरे याद आया शफक, तुमने अम्मी को उन ख़वातीन के बारे में बताया? शफक के अंदर जैसे छन से कोई चीज़ आकर गिरी थी। उसने बेजार नज़रों से आनिया को देखा। असल में वो सानिया के सामने ये मौजू छेड़ना ही नहीं चाहती थी और इसी इंतज़ार में थी कि सानिया इधर उधर हो तो बात करे, मगर ये आनिया, उफ़, क्या ये लड़की कभी किसी की फीलिंग्स की परवाह करना सीखेगी? उसने झिंझलाकर सोचा और आनिया को देखा जो उसे याद दिलाकर खुद ही बोले चली जा रही थी। शफक ने भी नाचार उनका सारा पैगाम अम्मी तक पहुंचा दिया और कनखियों से सानिया को देखा। वो आसमान के सपाट सीने पर हलकोरे लेती पतंगों को देख रही थी। वो क्या सोच रही थी या क्या महसूस कर रही थी, इसका अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाना इंतहाई मुश्किल था, मगर एक लाताल्लुकी नुमाया थी। शफक को बिना उसके ख्यालात जाने भी अफसोस सा होने लगा। हलीमा सारी बात जानकर किसी गहरी सोच में थी। फिर कशफ से उनकी चादर लाने के लिए कहा। कहाँ जा रही हैं अम्मी? शफक ने चौंक कर उनका चेहरा खोजा। सानिया चप्पल घसीटती गुसल खाने में घुस गई। खुशी बुआ की तरफ जाऊंगी, वो उन लोगों को खुद ही मना कर देंगी, वो उठते हुए बोली थी। चले अम्मी, मैं आपको बाइक पर छोड़ देता हूँ। तैमूर कफ उलटता सीढ़ियाँ उतर रहा था, वहीं से बोला। ये बाइक उसके दोस्त की थी, वो जब भी शहर से बाहर जाता था बाइक उसे दे जाता था। ऐसे में तैमूर की खुशी दीदनी होती थी। बस नहीं चलता था कि एक एक को पकड़कर घुमाने ले जाए। अभी भी उसने बड़े जोश से ऑफ़र की थी। हलीमा हंस दी। इस गली के आखिर में है खुशी बुआ का घर, बमुश्किल 4 घर छोड़कर। तैमूर झींप सा गया, मगर मायूस होना उसकी फितरत में ना था। शफक की जानिब देखकर बोला, चलो फिर तुम्हें ही डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एक नई बहस छिड़ गई और इस बहस से कहीं दूर आनिया जैसे जन्नत की गलियों में भटक रही थी। सामने वाश बेसन के ऊपर लगा आईना उसका एक एक नक्श उजागर कर रहा था। वो मुकाबला हुसन जीत रही थी। एक कमीनी सी खुशी उसकी रगों में दौड़ने लगी। कोई हमारा तलबगार है, कोई हमारी एक झलक देखकर पूरी ज़िंदगी तरतीब दे रहा है, और एक तुम हो आदिल, जिसे अपनी खुशबख्ती का एहसास ही नहीं। हाँ, उसने सर झटक कर उस नापसंदीदा ख्याल से छुटकारा हासिल किया। तन मन में उतरती इस खुशी को वो किसी तल्ख सोच की नज़र नहीं कर सकती थी।
وہ چپکے چپکے مسکراتی رہی۔ اس سارے ماحول سے کٹ کر وہ کسی اور نگر کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ زمین و آسمان کی وسعتیں مٹھی میں تھیں، ارد گرد کی پرواہ کسے تھی؟ شفق نے اسے بلا سبب مسکراتے دیکھا تو الجھنے لگی، پھر سر جھٹک دیا۔ آنیہ پہلے کبھی اس کی سمجھ میں آئی تھی جو اب آتی؟ اتنا سناٹا تھا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آج تو مرغیاں بھی انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی بڑے سکون سے دانہ چگ رہی تھی، اور وہ جانے کب سے ہاتھ کی اوک میں ٹھوڑی ٹکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی جانے کہاں سے ڈولتی ہوئی سرخ پتنگ عین چھت کے درمیان میں گری۔ وہ تو چونکی سو چونکی، مرغیوں میں شور مچ گیا۔ وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گرم فضا بھاری پردوں کی آواز سے اٹ رہی تھی۔ دھوپ سمٹ کر چھت کے تیسرے حصے تک جا پہنچی تھی، اور کہیں دور سے آنے والی چکی کی آواز بہت واضح سنائی دینے لگی تھی۔ آنیہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر پوری رفتار سے دوڑتے دل کو سنبھالا۔ یوں لگتا تھا ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ پھر اس نے دیوار سے سرکتی ڈور کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے ذہن میں کوئی ریشمی ڈور سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے پل وہ گرنے کے سے انداز میں پیچھے کی طرف چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کے پیر نیچے لٹک رہے تھے اور نگاہیں آسمان کی وسعتوں میں بھٹک رہی تھیں۔ تبھی اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں نظروں کے سامنے پھیلا لیں۔ چند لمحے وہ اپنی لکیروں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ گہری نیلی تیز روشنی میں نہائے آسمان کے فراق سینے پر سجے اس کے ہاتھ بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں ہاتھ کی پشت پر آٹا لگا ہوا تھا۔ گوندنے کے بعد اس نے اچھی طرح سے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، مگر یہ آٹا اس کے ہاتھ کی خوبصورتی کو گہنا نہیں پایا تھا۔ تبھی اس کی انگلیاں بہت نرمی و آہستگی سے اس کے اپنے نقوش کو چھونے لگیں، پہلے پیشانی، پھر آنکھیں، پھر ناک، پھر لب۔ اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر بکھر رہی مسکراہٹ کی کرنوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دل نے 7 سر مستعار لیے تھے۔ ان گنت رنگوں سے سجی کائنات اس کے تصرف میں تھی۔ وہ بن پنکھ کے اڑان بھر رہی تھی، اوپر اوپر، بہت ہی اوپر۔ آنی آنی، کسی نے زور سے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شفق عجیب حیران پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آنی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ آنیہ نے سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر خفت کے مارے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تو اپنے گھر کی چھت پر تھی۔ اس کے سامنے مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں اور شفق اسے متعجب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے پل وہ ہنسنا شروع ہوئی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ شفق دنگ رہ گئی۔ آنی، پلیز مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پہلے اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی، اب بلا وجہ کہے نہیں تھم رہے۔ کہیں آسیب تو نہیں ہو گیا؟ سنا ہے گرمیوں کی دوپہروں اور راتوں میں بھوت پریت گھروں کی سب سے اونچی منزل پر بھٹکا کرتے ہیں۔ اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس نے خائف نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ کیوں بھئی، بھوت پریت کی اپنے گھروں میں چھتیں نہیں ہوتی کیا؟ اس کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور آسیب ہمیں کیوں ہوگا؟ ہم تو وہ ہیں جو آسیب کو ہو جائیں۔ پھر کس خوشی میں ہنس رہی ہو؟ شفق کو حقیقتاً اس کی حالت پر شک ہوا تھا۔ مرغی نے انڈا دیا ہے، کچھ تو کہنا تھا سو یہی کہہ دیا۔ تو اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ مرغی تو روز ہی انڈا دیتی ہے، یا پھر آج غلطی سے شتر مرغ کا انڈا دے دیا ہے؟ آنیہ کی ہنسی میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔ شفق نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور پھر اپنا زخمی پاؤں گھسیٹتی زینے کی جانب بڑھ گئی۔ جب عقل ٹھکانے آ جائے تو نیچے آ جانا۔ اس قدر گرمی ہے، مرغی کے انڈا دینے کی خوشی نیچے کمرے میں بیٹھ کر بھی منائی جا سکتی ہے۔ تم خوشی منانے میں میرا ساتھ دو گی؟ آنیہ کسی ترنگ میں تھی، وہیں سے پکار کر پوچھا۔ شفق منڈیر پر ہاتھ رکھ کر پلٹی۔ کیا مجھے دینا چاہیے؟ آہا، اس کے دل نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تم کیا ساتھ دو گی ہمارا؟ فی الحال تو اپنا ساتھ دینے کو ہم اکیلے ہی بہت ہیں۔ اس نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ وہ چنگیر اٹھا کر اس کے پیچھے ہی چل دی۔ اس چنگیر میں مرغیوں کا دانہ تھا۔ پچھلے 15 منٹ تک میں تمہیں صحن میں کھڑی ہو کر آوازیں دیتی رہی ہوں، مگر تمہارا دماغ تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا۔ دودھ چولہے پر رکھا تھا تو کم سے کم آنچ ہی دھیمی کر دی ہوتی، سارا چولہے پر گر گیا۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں، سمجھو صدقہ نکل گیا۔ میں ابھی جا کر چولہا صاف کر دیتی ہوں، اس نے بہت ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، مگر سیڑھیاں احتیاط سے اترتی شفق حیران رہ گئی۔ یہ خوشی اخلاقی اور لاپرواہی! آج تو اس کی سبھی باتیں متعجب کر رہی تھیں، لیکن خیر تبدیلی تو مثبت ہی تھی، شفق نے سوچا۔ صحن کی سرخ اینٹیں اب تک نمی کے باعث مزید سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ شہتوت کے گھنے پتوں میں جنم لیتی دھیمی دھیمی سرسراہٹیں سکوت کو توڑتی بڑی خوشگواریت سی پیدا کر رہی تھی۔ شیخ صاحب سر جھکائے اونگ رہے تھے۔ آنیہ سیدھی کچن میں گھس گئی۔ گھر کے در و دیوار پر سائے کی ویسی ہی حکمرانی تھی جیسی عموماً ان اوقات میں ہوا کرتی تھی۔ شہتوت کے پتوں میں کبھی کبھی چڑیا چہچہاتی تو سناٹے میں دراڑیں ابھرتا آتی، پھر ذرا پل میں سطح برابر ہو جاتی۔
आनिया ने किचन और सेहन के दरमियान हायल जालीदार दरवाजे से बाहर निगाह डाली। ये सन्नाटा और तन्हाई उसके हमराज दोस्त थे। वो अमूमन इस तन्हाई और अकेलेपन से बहुत हिज़ उठाया करती थी, मगर कुछ रोज़ से उसकी ये वाहिद तफरीह ख़त्म होकर रह गई थी। फ़ोन की घंटी ने उसके ख्यालात के तसलसल में रखना डाल दिया। खामोश फ़िज़ा में गोया भौचाल आ गया था। दरों दीवार से लिपटा सन्नाटा ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो किचन से निकलकर कमरे में आई। शफक फ़ोन रिसीव करने के लिए उठ रही थी। उसे देखकर बैठी रही। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो। उसका लहजा बेहद बेजार था, किसी तरंग और सरखुशी से खाली। दूसरी जानिब जैसे कोई नंबर मिलाकर फरामोश कर बैठा था। आनिया ने चंद लम्हे इंतज़ार किया, फिर आदत के ऐन मुताबिक झिंझलाकर हेलो कहा। गाजी स्टोर का नंबर यही है? आवाज़ उभरी। रॉन्ग नंबर। उसने रिसीवर रखा और पलंग पर लेट गई। छत पर लगे इकलौते पंखे की हवा बेहद गर्म थी। किसका फ़ोन था आनिया? रॉन्ग नंबर। उसने मुख्तसर कहकर जान छुड़वाई। गाजी स्टोर का पूछ रहा था। शफक की बात ने उसे चौंकने पर मजबूर किया था। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो लेटे लेटे गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले भी यही शख्स फ़ोन कर चुका है, और एक बार नहीं 2 बार। मुझे तो लगता है ये शख्स गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ये नंबर मिला रहा है। पागल हो तुम। आनिया की आवाज़ अगरचे धीमी थी, मगर अजीब सी तलखी रची थी। दरो दीवार में रची तपश ने उस पर बहुत असर किया था। भला कोई ऐसा क्यों करेगा? लोगों के पास ना तो फालतू पैसा है, ना फालतू वक्त। अक्सर तो हमारे भी रॉन्ग नंबर लग जाते हैं। उसने करवट बदल ली। बोलने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन शफक बातें करने पर आमादा। उसका दिल चाहा उसे डांट दे, मगर उसी वक्त बाहर गेट की बेल बजने लगी। लो, अब ये कौन आ गया? बेजार तबीयत और बेजार हुई। ख्यालात में रखना फ़ोन की घंटी ने डाला था। गुस्सा जाने किस किस पर आने लगा। शफक इंतज़ार करती रही कि उसका एहसास करते हुए वही दरवाज़ा खोल दे, मगर उसे उठने पर आमादा ना देखकर खुद ही गेट खोलने चली गई। आनिया आंखें मूंदे लेटी हुई थी। अचानक बाहर से मानूस आवाज़ें आने लगी तो आंखें खोली। सानिया, नरमीन, ज़ैनब और कशफ को एक साथ देखकर वो हैरान हुई। बस इत्तफाक ही समझ लो, सानिया कह रही थी। आनिया को उन सब की एक साथ और बेवक्त की आमद जैसे मौजू से ज़रा दिलचस्पी ना थी। जिस कोफ्त का सामना उसे करना पड़ा था वो अब तक एसाब पर हावी थी। उस पर मस्तज़ाद ये कि एक मुर्गी बीच सहन में कुदकड़े लगाती नज़र आ गई। बेड़ा गर्क। उसने सर पीट लिया। मैंने अभी सफाई की थी, अभी गंदगी फैला दी। किसी रोज़ मैंने इन सब मुर्गियों की गर्दन पर छुरी चला देनी है बस। बहुत अच्छी बात है, आप छुरी चलाएं, हम दावत उड़ाएंगे। ज़ैनब हंसी। किसकी दावत हो रही है? मुझे तो जल्दी से खाना दे दें, सच में भूख लगी है। आनी, आप भी क्या पकाया है? सबसे छोटी कशफ दरवाजे में खड़ी पानी पी रही थी। उसने ज़ैनब का आखिरी जुमला ही सुना था। आनिया ने एक काटदार नज़र उस पर डाली। पीने के लिए ये ढेर सारा पानी है और खाने को ये इतनी सारी हवा जो रखी है। जी भरकर खाओ और पियो। बल्कि यूँ करो, आने वाले दिनों के लिए भी स्टॉक कर लो, क्योंकि जैसे हमारे घर के हालात हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि कुछ रोज़ में हवा और पानी भी नहीं मिल सकेगा। उसके तंजिया लबो लहजे में जी भरकर तलखी थी। क्यों, क्या हुआ है हमारे हालात को? सानिया ने नापसंदीदगी से उसकी तरफ देखा। जो देख कर भी ना देख पाए उसके लिए तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले वाली टोन में बोली। कशफ बेटा, आप जाकर कपड़े चेंज करो, फिर हम खाना खाते हैं। कशफ, ज़ैनब, नरमीन आगे पीछे बाहर निकल गईं तो वो बोली, बहुत शाइस्तगी की उम्मीद तो मुझे कभी भी नहीं रही तुमसे, मगर कम से कम बच्ची से तो ठीक से बात कर लिया करो। सानिया ने जैसे बहुत जिच होकर सरजिश की थी। मुझे सिर्फ इसी तरीके से बात करनी आती है। जिसे मेरा अंदाज नागवार लगता है वो मुझसे बात करना छोड़ दे। वो 2 टोक कहती बाहर निकल गई। सानिया ने शफक से पूछा, इसे हुआ क्या है? इतना मूड क्यों ख़राब है? अभी तक तो अच्छी भली थी। शफक ने कंधे उचका दिए तो सानिया सर झटकते हुए बोली, हाँ ठीक है, आनी को अच्छे या बुरे मूड के लिए वजह दरकार ही कब होती है। वो कपड़े तब्दील करने के लिए उठ खड़ी हुई थी।